गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 9th लेसन ऊष्मा 7th स्टैंडर्ड का स्टार्ट करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्र में दर्शाई गई सभी घटनाओं के मूल में कौन से कारण है और चौखट में लिखो। ठीक है, इसके अंदर क्या दिया है। सबसे पहला गर्म गैस की वजह से ये गर्म हो रहा है, दूसरा बुखार की वजह से ये गर्म है। ठीक है, तीसरा अगर बोलेंगे तो इसके अंदर मतलब जो क्या बोलते हैं बर्फ़ है उसमें से वाफ निकल रहा है तो वो भी गर्म ऊष्मा का ही कारण है। फिर तीसरा ठंडी लग रहा है तो आग जलाया गया उसमें से धुआं निकल रहा है। फिर तुम्हारा पाँचवें में यहाँ पे गर्मी का मौसम में बताया गया है, गर्मी के मौसम है। ठीक है, तो ठंडा पानक के लिए भैंस पानी में गया है। तो इसके अंदर क्या दिया है यहाँ पे, चित्र के उदाहरण द्वारा और उपयुक्त कृति द्वारा इस हमें ऊष्मीय ऊर्जा के कुछ गुणधर्म स्पष्ट होते हैं। इसके अंदर जो बताया मतलब सब गर्मी है, ठीक है, ऊष्मा ही है तो वही ऊष्मा का कुछ कुछ कारण जो है वो स्पष्ट ही इसमें बताया गया है। सूर्य से आने वाली ऊष्मा के अनेक प्रभाव और उपयोग होते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा नीचे लास्ट वाला जो था वो तुम्हारा उसके कारण ही था। तो क्या बताया इसके, सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा रहती है उसके प्रभाव और उपयोग भी बहुत सारे रहते हैं। यह ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे आती है, उबाल आने तक गर्म किए पानी की ऊष्मा धीरे धीरे क्यों कम होती है, यह ऊष्मा कहाँ जाती है, गिलास की बर्फ के कारण आसपास की हवा की वाष्प ठंडी होकर गिलास के बाहर गिलास के बाहर से एकत्र होती है। पदार्थ के तापमान के मापन के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा के द्वारा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वही बताया इसके अंदर, सब तुम लोग 6 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि उबाल आने पे तक गर्म पानी होता है, फिर बाद में गर्म पानी वापस ठंडा किया जाता है। ठीक है, उसमें की जो ऊष्मा रहती है वो मतलब जो पतीला रहता है उसके बाहर मतलब आसपास की जो पानी की ठंडा ठंडा मतलब जो गर्म आसपास की जो वातावरण ठंडा रहता है उसके कारण उसमें अंदर की जो गर्म रहती है वो बाहर निकल जाती है और अंदर ठंडा बाहर का जो ठंडा रहता है धीरे धीरे उसमें चिपक के वो बाहर का पतीला को ठंडा करता है और धीरे धीरे फिर अंदर का पानी भी तुम्हारा ठंडा हो जाता है। उससे ही तुम्हारा जो गिलास के अंदर का बर्फ रहता है तो आसपास का तुम्हारा जो ये गर्म रहता है तो बर्फ मतलब जो क्या बोलते हैं बर्फ का पानी ठंडा रहता है और बाहर का गर्म रहता है तो दोनों मिक्स होने के कारण ग्लास के ऊपर बाहर की परत में तुम्हारा पानी का डॉट डॉट जैसे आ जाता है। तो ये सब तुम लोग 6 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 7 स्टैंडर्ड में वही बताया यहाँ पे। इसमें क्या दिया, ऊष्मा का संचलन के अंदर हीट ट्रांसफर कैसे एक जगह से दूसरी चीज में ऊष्मा ट्रेवल करता है। ठीक है, जाता कैसे वो बताया इसके अंदर। कढ़ाई में रबड़ी हिलाते समय हलवाई बड़ी कढ़ाई के सिरे को कपड़ा क्यों बांध रखता है। दूसरा दिया है प्याली से गर्म दूध पीते समय हम प्याली को रुमाल से क्यों पकड़ते हैं। ऐसे अन्य का कौन से उदाहरण है उनको लिखो। ठीक है, तो क्या होता है तुम्हारा इसके कारण क्या होता है, कढ़ाई गर्म रहता है, कढ़ाई गर्म रहता है इसलिए तुम्हें बाजू से पकड़ने के लिए कपड़ा की जरूरत होती है। उसी प्रकार जो दूध रहता है वो गर्म रहता है तो हाथ में अगर झटका लग सकता है गर्म होने के कारण, तो इसलिए हम लोग कपड़ा या कहाँ पे रख देते हैं, थोड़ा ठंडा रहता है तो ही बाद में पीते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया, जब हम गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु के संपर्क में रखते हैं तो ठंडी वस्तु गर्म होती है और गर्म वस्तु ठंडी होती है। ठीक है, जो पता है तुम लोग को सबको। ठीक है, वही बात यहाँ पे दिया, क्या बताया, जब गर्म वस्तु कोई ठंडी वस्तु के संपर्क में लाता है ठंडी वस्तु के तो गर्म वस्तु जो रहता है वो ठंडा हो जाता है और ठंडा वस्तु जो रहता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ऊष्मा का संचरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर और होता है। क्या होता है इसके अंदर, इससे हमें पता चलता है कि स्पष्ट होता है कि ऊष्मा का जो मतलब ट्रैवल है, ऊष्मा का जो ट्रांसफरिंग है, संचरण है, वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ऊष्मा प्रवाहित होने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा पानी है मतलब पानी हवा जो संचरण होता है तो इसे यहाँ पे दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर ऊष्मा प्रवाहित होता है तो उसको ऊष्मा का संचरण ऐसे कहा जाता है। फिर आगे कह दिया ऊष्मा संचरण के प्रकार। ठीक है, अभी अलग अलग प्रकार दिया है, उसको करो और देखो के अंदर बताया। ऊष्मा का संचलन, संवहन, विकिरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ऑफ हीट। सबसे पहला क्या दिया है, सामग्री में स्टेनलेस स्टील या लोहे, एल्यूमिनियम और तांबे की पट्टी, मोमबत्ती, बर्नर, अल्पिन आदि। ठीक है, ये सब सामग्री लेना है। अब कृति के अंदर करना क्या है वो दिया है इसके अंदर। क्या करना, पहले स्टेनलेस स्टील या लोहे, तांबे, एल्यूमिनियम की लगभग 30 सेमी लंबाई की समान आकार की पट्टी लो। ठीक है, एल्यूमिनियम की लगभग लोहे तांबे या एल्यूमिनियम की लगभग 30 सेमी, ठीक है, 30 सेंटीमीटर लंबाई वाले समान आकार की पट्टी लेना है। फिर प्रत्येक पट्टी पर 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर मोमबत्ती की सहायता से मोम को बूंद डालना है। ठीक है, मोम का बूंद डालना है मतलब गरम गरम करके उसका बूंद डालना है। फिर क्या दिया आगे यहाँ पे, प्रत्येक बूंद पर एक एक अल्पिन खड़ी स्थिति में लगाए। ठीक है, अल्पिन मतलब बूंद, देखो यहाँ पे बाजू में दिया है, यहाँ पे देखो तुम्हारा यहाँ पे 3
अलग अलग लिए, ठीक है, तीनों मतलब ये लिए, उसके ऊपर तुम्हारा मोम लगाया और मोम के बाद तुम्हारा यहाँ पे अल्पिन उसके ऊपर रोप दिया, ठीक है। ये तीनों है, एक पहला तुम्हारा देखो देखा जाता है यहाँ पे क्या लोहा है, तांबा है और एल्यूमिनियम, ठीक है, तीनों लिए 30-30 सेंटीमीटर, मतलब सेम जगह पे लिया है, सेम जगह पे रखा है, सेम सेंटीमीटर का है और सेम जगह पे तुम्हारा अल्पिन भी लगाया गया है, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या दिया है, अल्पिन के बाद क्या दिया है, एक हाँ, बूंद डालकर प्रत्येक बूंद पर एक एक अल्पिन खड़ी में स्थित में लगाओ। अब स्टील या लोहे, एल्यूमिनियम और तांबे की पट्टी के सिरे को एक साथ बर्नर की ज्वाला पर रखो, ठीक है। तीनों को एक साथ मतलब एक ही जगह से ज्वाला पे मतलब बर्नर जो रहेगा तुम्हारा वहाँ से आग निकलता है वहाँ पे रखो और थोड़े समय तक निरीक्षण करो क्या दिखाई देता है, किसी पट्टी का अल्पिन जल्दी गिरता है क्या, ठीक है। तो हम लोग को निरीक्षण करना है, तुम्हारा मतलब जो ऊष्मा रहेगा वो तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होएगा, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो जैसे जैसे ऊष्मा ट्रैवल होएगा वैसे वैसे मोमबत्ती तुम्हारा पिघलेगा और अल्पिन जो रहेगा वो नीचे गिरेगा। तो वही क्या दिया यहाँ पे, अल्पिन बर्नर की ज्वाला के सिरे वाले भाग के नीचे गिरने लगती है। इसका अर्थ है कि ऊष्मा पट्टी के गर्म सिरे से ठंडी सिरे की ओर प्रवाहित होता है। पदार्थ के गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर ऊष्मा स्थानांतरण को ऊष्मा का संचलन, कंडक्शन कहते हैं। क्या होता है इसके अंदर, जो तुम्हारा ऊष्मा जो रहता है वो ठंडे भाग से गर्म भाग, ठीक है, स्टार्टिंग में पहले आगे वाला पिन गिरेगा, फिर दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूरा पिन गिर जाएगा मोमबत्ती पिघलने के कारण। तो ये बताया, तो तुम्हारा इससे समझ स्पष्ट होता है कि ऊष्मा तुम्हारा संचलन होता है, ठीक है। तुम्हारा मतलब ठंडे भाग से गर्म भाग की ओर, गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर तुम्हारा ऊष्मा संचलन होता है। फिर यहाँ पे क्या दिया आगे, सर्वप्रथम तांबे की पट्टी पर लगी अल्पिन गिरेगा, ठीक है। सबसे पहले किस पे गिरेगा, तांबे की पट्टी पर। लोहे की पट्टी के अल्पिन तुलनात्मक रूप से देर से गिरता है। तांबे से ऊष्मा तीव्र और प्रवाहित होता है। ऊष्मा का पदार्थ प्रवाहित होने उस पदार्थ की गुणधर्म पर निर्भर करता है। क्या बताया इसके अंदर, सबसे पहला जो मतलब जो तुम्हारा पट्टी अल्पिन जो गिरेगा तुम्हारा सबसे पहले किस पे से गिरेगा, तांबे से, ठीक है, फिर बाद में लोहे से, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम से, ठीक है। इसमें से क्या बताया, मतलब इससे मतलब जो उसका ऊष्मा रहता है, ठीक है, उसका प्रवाहित होने का जो गुणधर्म रहता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा कितने स्पीड में कितना मतलब कितने फास्ट में उसके अंदर ऊष्मा तो रहेगा वो प्रवाहित होएगा, ठीक है। फिर आगे दिया है, द्रव पदार्थ में ऊष्मा का स्थलांतर कैसे होता है, ठीक है। द्रव पदार्थ के अंदर क्या दिया है, सबसे पहले दिया सामग्री, पोटेशियम परमैंगनेट, बर्नर, पानी आदि, कृति कांच का ठीक है। सामग्री के अंदर क्या क्या बोला है, बीकर लो, पोटेशियम परमैंगनेट, बर्नर, पानी आदि, ठीक है, यहाँ बाजू में दिखा है वो। कृति के अंदर क्या दिया है, कांच का बीकर लो, बीकर को गैस बर्नर द्वारा मंद ऊष्मा दो, ठीक है, मंद ऊष्मा मतलब बहुत धीरे से ऊष्मा दो, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ टुकड़े उसमें डालो। अब बीकर के पानी की ओर ध्यान दो, क्या दिखाई देता है, ठीक है। क्या बताए यहाँ पे बाजू में, सबसे पहले बीकर लेना है, उसमें गर्म पानी मतलब बर्नर को मंद ऊष्मा दो, थोड़ा सा ऊष्मा लेना है, फिर उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाल देना है और अब बाद में फिर पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद उसमें बीकर में पानी डालो और ध्यान से देखने का क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बाजू में दिया है वो दिया है, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद उसमें पानी धीरे से भर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, पानी में नीचे से ऊपर और पुनः ऊपर से नीचे और वाली धाराएं दिखाई देती है। पोटेशियम परमैंगनेट के कारण ये लाल बैंगनी धाराएं तुरंत पहचानी जा सकती है। पानी को ऊष्मा देने की शुरुआत करने पर बीकर के तल का पानी गर्म होता है, फलस्वरूप उसका घनत्व कम होने के कारण वह ऊपर के भाग की ओर जाता है और उससे ही जगह ऊपर की ठंडे पानी लेता है। उसी प्रकार ऊष्मा का स्थलांतर धाराओं द्वारा होता है, इसके लिए ऊष्मा का संवहन, कन्वेक्शन कहते हैं। क्या बताया इसके अंदर, देखो सबसे पहले तुम्हारा जो नीचे का पानी रहता है, ठीक है, वो तुम्हारा ठंडा रहता है और जब तुम नीचे गर्म करते हो तो क्या होता है, जब पोटेशियम परमैंगनेट ऐसा तुम्हें लाइन दिखेगा, ठीक है, वो जो नीचे ऐसा लाल लाल कलर का जो है वो दिखेगा तुम्हारा। तो ये क्या होता है, जब पानी तुम लोग गर्म करते हो तो धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक है। गर्म होने के कारण क्या होता है, तुम्हारा नीचे का ठंडा पानी जब गर्म हो जाता है तो धीरे धीरे ऊपर जाता है, ठीक है, मतलब ऊपर जो तुम्हारा पानी ठंडा था तो उधर जाता है, फिर ऊपर का ठंडा पानी वापस नीचे आता है और नीचे गर्म पानी तुम्हारा ऊपर चला जाता है, ठीक है। जब वापस वो पानी जब गर्म हो जाता है, ऊपर का पानी जब नीचे आ जाता है तो वापस वो ऊपर जाता है और बाद में फिर दूसरा पानी जो रहता है वो ठंडे पानी की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। तो ऐसे ये तुम्हारा मतलब डायरेक्ट पानी से समझेगा नहीं, तो तुम्हारा ये जो क्या बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट रहता है, इसके टुकड़े से हमें उसके कलर के हिसाब से हमें वो समझता है, ठीक है। फिर आगे क्या दिया, तीसरा सामग्री
परख नली, बर्फ का टुकड़ा, स्टील की एक जाली, मोमबत्ती इत्यादि। ठीक है, तीसरे के अंदर क्या दिया है, परख नली, फिर बर्फ का टुकड़ा लेना है, स्टील की एक जाली और मोमबत्ती, ये सब लेना है। ठीक है, कृति के अंदर क्या बताया, क्या क्या करना है, एक परख नली में पानी लो, स्टील की जाली में बर्फ का टुकड़ा लपेट कर उसे परख नली में डालो, वो परख नली की पेंदी में जलाए। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, एक परख नली लेना है, उसमें पानी लेना है और स्टील की जाल में बर्फ का टुकड़ा लपेट कर परख नली में डाल दो। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है तुम्हारा स्टील की जाली, पहले तो एक परख नली लिया है, ठीक है, परख नली में तुम्हारा पानी डाल दिया, उसके अंदर स्टील की जाली में बर्फ़ को लपेट दिया है। ठीक है, उसमें लपेटने के बाद क्या बताया यहाँ पे, वह परख नली को पिंडी में जाएगा। आकृति में दिखाए अनुसार चिमटा से परख नली को पकड़कर तिरछा करके उसके ऊपर भाग का बर्नर द्वारा उष्मा दो। ठीक है, सबसे मतलब ऊपर देखो देख रहे तुम लोग को, टेढ़ा करके वो सबसे ऊपर भाग में उष्मा देना है। उस भाग को पानी उबलने लगे तब उष्मा देना बंद करो। अब परख नली के तले की स्थिर बर्फ के टुकड़े को निरीक्षण करो। परख नली के ऊपर के भाग को उष्मा देने पर भी उष्मा पेदी तक नहीं पहुंचती। ऐसा क्यों? उष्मा के कारण पानी का घनत्व कम होता है अतः वह नीचे नहीं जा सकता, इसलिए संवहन किया नहीं हो सकता। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या बताया इंपॉर्टेंट, तुम्हारा जो ऊपर है, ठीक है, तो तुम जब ऊपर गर्म कर लोगे, उबलने लगेगा, तब उसको छोड़ दोगे तो नीचे का बर्फ़ जो रहेगा वो नहीं पिघलेगा तुम्हारा। ठीक है, वो तुम्हारा मतलब जो बर्फ़ रहेगा वो नहीं पिघलेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, तुम्हारा ऊपर का ही घनत्व कम होगा, नीचे का जो रहेगा वो घनत्व ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो तुम्हारा ऊपर घनत्व कम होने के कारण वो बाहरी तुम्हारा हवा मतलब बाहर से संपर्क होने के कारण बाहर ही वो फैलेगा। ठीक है, नीचे वो नहीं ट्रैवल करेगा, ऊपर ही रहेगा, तो उससे क्या होता है कि इसलिए मतलब संवहन जो रहेगा उसका नहीं हुआ जाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे घनत्व ज़्यादा रहेगा कम रहेगा उससे भी तुम लोग कर सकते हैं। फिर आगे क्या दिया है, कृति, एक मोमबत्ती जलाकर रखी खड़ी रखो, उसके दोनों ओर कुछ दूरी पर हाथों के पंजे रखो, हाथों को धीरे धीरे मोमबत्ती के पास लाओ, क्या महसूस होगा? क्या तुम शीत ऋतु में अंगूठी के पास या ठंड के दिनों में सुबह गुनगुनी धूप में खड़े रहो? सूर्य हमारे से लाख किलोमीटर दूरी पर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच के भाग में हवा भी नहीं है, हवा की परत केवल पृथ्वी के समीप ही है। फिर यह ऊष्मा हम तक कैसे आई? किसी भी माध्यम से न होने पर भी ऊष्मा का संस्थानांतर हुआ। इस प्रकार माध्यम न होने पर भी ऊष्मा होने वाले संस्थानांतर को विकिरण रेडिएशन कहते हैं। अभी क्या बताया इसके अंदर, एक मोमबत्ती लेना है, ठीक है, मोमबत्ती या मतलब जो तुम्हारा आग भी जलाओगे, ठीक है, ठंडी के समय में, तो जलाने के बाद तुम्हें ठंडी से गर्मी महसूस होती है। ठीक है, जब हाथ को तुम रगड़ते हो तो भी होता है ऊष्मा, तुम्हारा मतलब उष्मा का संचालन होता है। ठीक है, और जब तुम्हारा मतलब ऐसा मोमबत्ती जलाओ या आग जलाओगे, ठीक है, उसके अगर आजू बाजू बैठोगे तो तुम्हारा जो देह ठंडा रहेगा वो तुम्हारा धीरे धीरे देह गर्म होने लगेगा। ठीक है, तो ये सब जो रहता है वो तुम लोग आग जलाने से बहुत नज़दीक रहते हो तो होता है। और हमारे मतलब इधर वातावरण में हवा हमेशा रहता ही है, लेकिन सूर्य हमारे मतलब पृथ्वी से या हमारे से कितने हज़ारों किलोमीटर कितना दूर है, लेकिन उतना किलोमीटर दूर होने के बाद भी और बाहर जो है कुछ भी चीज़ नहीं है, हवा विवा कुछ नहीं है। ठीक है, स्पेस में अगर देखा जाए तो अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन तो भी तुम्हारा ऊष्मा जो रहता है वो स्थलांतरित होता है वहाँ से यहाँ तक, हमारे धरती तक, और धरती के अंदर भी हमारे तक पहुँचता है। ठीक है, तो ये जो रहता है जब बिन माध्यम के जो पहुँचता है, ठीक है, तो इससे क्या मतलब पता चलता है, तो ऊष्मा जो रहता है वो बिना माध्यम के भी प्रवाह कर सकता है, स्थलांतर कर सकता है, और उसी प्रवाह को स्थलांतर को ऊष्मा का विकिरण ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो ऊपर जो पॉइंट दिए गए थे तीनों वो यहाँ पे तुम्हारा पूरा हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे विज्ञान का चमत्कार है वो तुम्हारा यहाँ पे कैंसल है। फिर आगे क्या दिया है, ऊष्मा का विकिरण होते समय यह विकिरण जब किसी वस्तु पर पड़ता है तब ऊष्मा का कुछ भाग वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि कुछ भाग परिवर्तित किया जाता है। किसी पदार्थ का विकिरण अवशोषित करने की क्षमता उसके रंग और अंतर्निहित गुणधर्म पर निर्भर करती है। क्या होता है ऊष्मा का विकिरण? ठीक है, ऊष्मा जब एक समय से ये विकिरण जब होता है, ठीक है, एक वस्तु पे होता है तो उसका कुछ भाग द्वारा वो जो ऊष्मा रहता है वो उसको अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब तुम्हारा जैसे कि अभी गर्म है, ठीक है, और तुम्हारा देह ठंडा है, तो जब तुम देह गर्म हवा को जब मतलब गर्मी के पास जाओगे, आग के पास जाओगे, तो तुम्हारा ठंडा जो रहेगा देह वो तुम्हारे थोड़े गर्म चीज़ को मतलब ऊष्मा को थोड़ा सा सोख लेगा। ठीक है, तुम्हारे अंदर ले लेगा, और बाकी जो रहेगा वो तुम्हारा परिवर्तित कर देगा। ठीक है, कुछ भाग जो रहेगा वही लिखा है यहाँ पे, कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग को परिवर्तित कर देता है। लेकिन किसी पदार्थ के विकिरण को या अवशोषित करने की जो क्षमता रहती है उसके कारण उसका रंग और अंतर्निहितता गुणधर्म पर निर्भर करता है। ठीक है, रंग पे भी और उसकी जो मतलब
गुणधर्म है, ठीक है, अंदर का गुणधर्म है उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अभी ये तुम्हारा जो आगे का है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो बढ़ा देते हैं उसलिए दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग।